स्वर्गवासी माँ का अनोखा लहंगा। एक छोटे से शहर में मुकेश अपनी एक लौती बेटी अंकिता के साथ रहता था। मुकेश की पत्नी की हाल ही में मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह से मुकेश बहुत ही परेशान और दुखी था कि वह अपनी बेटी की परवरिश अब कैसे करेगा। और आखिर में उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया और उसने विमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। विमला की पहले से ही रुबीना नाम की एक बेटी थी जो बहुत ही घमंडी थी। वह किसी के साथ नहीं खेलती और ना ही किसी से भी बात करने की कोशिश करती। वह सिर्फ अकेले ही अपनी चीजों से खेला करती थी। कमला ने मुकेश से शादी सिर्फ उसके पैसे और धन दौलत को देखकर उससे शादी की थी। मुकेश बहुत ही अमीर था, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए विमला ने उससे शादी कर ली थी। विमला जैसे ही घर में आती है, वह अंकिता से प्रेम और बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती है। विमला अंकिता से नफरत करना शुरू कर देती है और उससे काम करवाना भी, लेकिन वह मुकेश को पता नहीं लगने देती है। कुछ ही दिनों बाद विमला सोचती है, पहले मैं इसकी पूरी जायदाद अपने नाम करवा लेती हूँ, फिर इन दोनों को इस घर से निकाल फेंकूंगी और उसके बाद मैं और मेरी बेटी इस घर पर राज करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे इसका विश्वास जीतना पड़ेगा। मुझे इसकी बेटी के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा इसके सामने, नहीं तो ये मुझे अपनी जायदाद का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देगा। और विमला अपने प्लान के अनुसार मुकेश के सामने अंकिता से बहुत ही प्रेम से पेश आती और उसे कोई भी काम करने नहीं दिया करती थी। मुकेश यह सब देखकर बहुत ही खुश था और उसे अपनी दूसरी शादी कर लेने वाले फैसले पर बहुत ही नाज था। और आखिर में मुकेश ने खुशी खुशी अपनी आधी से ज्यादा जायदाद अपनी पत्नी विमला के नाम कर दी। जायदाद अपने नाम होने के बाद विमला बहुत खुश हो गई और वह मन में सोचने लगी, अब मैं इन दोनों बाप बेटी को बताऊंगी। और एक दिन विमला हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है और उसने अंकिता को चाय बनाने के लिए कहा होता है और उसी समय मुकेश घर पर आ जाता है। लेकिन विमला को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुकेश जैसे ही अपनी बेटी को किचन में चाय बनाता देखता है तो वह विमला से कहता है, अरे विमला, हमारी बेटी चाय क्यों बना रही है और तुम वहाँ पर बैठकर आराम से टीवी क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें छोटी बच्ची पर दया नहीं आ रही है क्या? जाकर तुम खुद जाकर चाय बनाओ। अच्छा, अब मैं तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनने वाली हूँ। तुम्हारी बेटी चाय नहीं बनाएगी तो क्या करेगी? आखिर वो इस घर की नौकरानी है, कोई मालकिन नहीं। विमला, तुमने कुछ खावा लिया है क्या, जो तुम ऐसी फिरी फिरी बातें कर रही हो? मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, अब मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। तुम अब इस घर में से निकल जा, ये घर मेरा हो गया है। विमला, चुप हो जाओ तुम, ये घर मेरा है और तुम इस पे अपना हक मत जमाओ। लगता है तुम भूल गए हो, तुमने ये पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी है और ये सब अब मेरा हो चुका है। अब मेरा इस पे हक है, इसलिए इस घर के लोग जो मैं चाहूँगी वो करेंगे। यह सुनकर मुकेश बहुत ही उदास और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मुकेश को अब अपने फैसले पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अब अंकिता ही उनके घर में नौकरानी की तरह रहने लगी थी। उसे अब रहने के लिए कमरा भी नहीं मिलता था। अब वह किचन में ही रहती और किचन में ही सोती। धीरे धीरे रुबीना भी अपनी माँ की तरह ही बनती गई और वह भी अंकिता को बहुत परेशान करने लगी। उसे अंकिता को परेशान करने में बहुत मजा आता था। धीरे धीरे समय बीता, अब दोनों बड़ी हो चुकी थी। कमला अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी और वह अपने घर में
एक बिजनेसमैन के परिवार को अपनी बेटी रुबीना के लिए रिश्ते की बात करने के लिए उन्हें बुलाती है और आखिर में लड़के वाले उनके घर आ जाते हैं। रुबीना उनके सामने जाती है, वह रुबीना को पसंद कर लेते हैं। तभी वहाँ पर अंकिता चाय लेकर आती है, जिसे देखकर लड़का राहुल अंकिता को पसंद कर लेता है और लड़के की माँ भी अंकिता को पसंद कर लेती है। और लड़के की माँ कहती है, बहन जी, आपने तो इतनी खूबसूरत लड़की को अपने घर में छिपा के रखा था। ये तो इससे भी ज्यादा सुंदर है और ये तो छोटी भी है और ये तो उससे बड़ी है। तो पहले आपको अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करवाना चाहिए, ना कि छोटी का। यह सुनकर विमला कहती है, नहीं नहीं बहन जी, ये हमारी नौकरानी है, ये हमारी बेटी नहीं है। अरे बहन जी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही है? हमें सब पता है कि ये आपकी बेटी है, बल्कि ये तो आपकी सौतेली बेटी है, तभी आप इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। हमें आपके बारे में सब मालूम है, लेकिन आप तो हमारे सामने भी झूठ बोल रही हैं। पता नहीं आप कैसी औरत हैं। विमला अपनी इज्जत बचाने के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। जैसे ही लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, रुबीना और विमला अंकिता को बहुत मारती है और खूब मारने के बाद विमला कहती है, देख, तेरी शादी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हो गया है, लेकिन मैं तेरी शादी पर 1 रुपया भी खर्च करने वाली नहीं हूँ। मैं खुद ही ये रिश्ता तोड़ दूंगी और मैं तो यही चाहती हूँ, इसलिए तो इसकी चिंता मत कर कि तू इतने अच्छे घर में जाएगी। यह कहकर रुबीना और विमला वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। अंकिता बहुत रोती है और अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर लेकर उनसे बातें करने लगती है। माँ, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? ये सौतेली माँ मुझ पे बहुत अत्याचार करती है और पिताजी भी मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए हैं। अब इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और आज मेरी कोई भी गलती नहीं थी और आखिर में मेरी शादी एक अच्छे घर में तय हो गई है। लेकिन ये सौतेली माँ मुझ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगी और फिर से मेरी किस्मत यहीं पर रुक जाएगी। मुझे इस घर में ही नौकरानियों की तरह रहना पड़ेगा। अब मेरी शादी कैसे होगी? यह कहकर अंकिता बहुत रोती है। तभी उसके स्वर्गवासी माँ की आत्मा आ जाती है और वह अंकिता को रोता देखकर कहती है, मेरी प्यारी बेटी, इतना मत रो, मैं तेरी मदद करूँगी। मुझे पता है कि तेरे साथ बचपन से ही बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन अब मैं तेरे साथ और बुरा नहीं होने दे सकती हूँ। आखिर मैं भी तेरी माँ हूँ। मुझे तुझ पे इतने सारे अत्याचार होता देखकर नहीं रहा गया और मैं तेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई और मैं तेरे लिए कुछ लाई भी हूँ। उसके बाद उसकी स्वर्गवासी माँ एक बहुत सुंदर गाउन देती है, जो कि बहुत ही सुंदर और चमकीला होता है, जिसे देखकर अंकिता बहुत खुश हो जाती है। तब उसकी स्वर्गवासी माँ कहती है, बेटी, तू इस गाउन क्यों पहनकर अपनी शादी की तैयारियां खुद कर सकती है। तुझे किसी पर भी निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाउन तेरी शादी की तैयारी इतनी अच्छे से करेगा कि लड़के वाले तो क्या, तेरी सौतेली माँ और तेरी बहन भी देखते रह जाएंगे और तू इस गाउन को अपनी शादी में पहनकर बहुत ही सुंदर लगेगी। अच्छा बेटी, मैं अब चलती हूँ, मेरा समय हो गया है। लेकिन माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? अंकिता के ये बोलने से पहले ही उसकी माँ वापस अपने स्वर्गलोक चली जाती है। अंकिता उस गाउन को लेकर बहुत खुश थी और वह खुद उस गाउन को पहनकर अपनी शादी की तैयारियां खुद करती है और अपनी शादी में उस गाउन को पहनती है, जिसे देखकर उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन बहुत ही हैरान हो जाती है। और विमला कहती है, अरे इसके बाल इतना सुंदर और महंगा गाउन कहाँ से आ गया? जरूर ये कहीं से चुरा कर लाई होगी। तब रुबीना कहती है, अरे माँ भी उसके गाउन की पड़ी है आपको तो ये सोचना चाहिए कि ये रिश्ता कैसे टूटे। अरे बेटी, आज तो शादी हो जाएगी इसकी
अब मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल छोड़, इस गरीब को उस घर में जाने दे, मैं तेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ लूंगी। और उसके बाद अंकिता की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है और वह खुशी खुशी अपने घर रहने लगती है। जादुई अनार का घर। भरतपुर के गांव में एक जंगल था। उस गांव में एक ग्वालिन जिसका नाम सोनम था, वह अपने कुछ भेड़ बकरियों के साथ वहां पर थी। उसके भेड़ बकरियां वहां पर हरी हरी नरम नरम घास को खा रहे थे। इसलिए सोनम एक पेड़ की छांव में आराम से बैठकर अपनी सभी पुरानी बातों को याद कर रही थी। सोनम आज बहुत दुखी थी क्योंकि सोनम को अपने स्वर्गवासी माता पिता की बहुत याद आ रही थी और वह उनके बारे में सोच रही थी। सोनम का इस दुनिया में उसके चाचा और चाची की सिवाय कोई नहीं था। एक हादसे में सोनम के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसमें सोनम बच गई थी। तब से सोनम अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी थी। सोनम की चाची बहुत ही अत्याचारी थी। वह सोनम से हमेशा बहुत ही बुरा व्यवहार करती, उससे इतना सारा काम कराती कि सोनम उन सभी काम को करते करते थक जाती और कुछ काम बच जाता तो वह रात को भी करती। और आज सुबह सोनम जब अपनी भेड़ बकरियों को चराने लेकर आने वाली थी, उससे पहले गलती से सोनम से थोड़ा खाना गिर जाता है, जिसकी वजह से सोनम की चाची उसे बहुत मारती है और उसे खाली पेट ही भेड़ बकरियों को जंगल में चराने के लिए भेज देती है। यही सब सोचकर आज सोनम बहुत दुखी थी और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। माँ, अगर तुम आज जिंदा होती तो मुझे आज यूं ही खाली पेट नहीं भेजती। तुम मेरा कितना अच्छा ख्याल रखती थी, मुझे हमेशा अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। लेकिन आज पता नहीं कैसे कैसे दिन आ गए हैं। आज मुझे भूखे ही इन भेड़ बकरियों को चराने लेकर आना पड़ रहा है। मैं घर का कितना भी काम कर लूं, चाची को तो मुझ पे तरस ही नहीं आता, क्योंकि वह मुझे अपनी बेटी समझती ही नहीं है। अगर उनकी कोई बेटी होती तो वह उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती, लेकिन वह मुझे तो पराया समझती है। मुझसे बिल्कुल भी अपनों की तरह व्यवहार नहीं करती है। सोनम इन सब बातों को सोच रही थी कि तभी कुछ ही देर में सूरज ढलने लगता है और शाम होने लगती है, जिसे देखकर सोनम बहुत जल्दी जल्दी में अपनी सारी भेड़ बकरियों को बटोरकर घर जाने लगती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, तब उसकी चाची कहती है, अरे करमजली, तू आ गई? रुक, वहीं रुक, पहले मैं भेड़ बकरियों को तो गिन लूं। कहीं तो बेचकर खा गई होगी तो मैं तेरा क्या करूंगी वो तुझे पता होगा। पिछली बार भी तूने ऐसा ही करा था। अब 1 मिनट रुक जा, मैं सारे भेड़ बकरियों को गिन लूंगी, तभी तो घर के अंदर आना। पहले मैं गिन लूं, उसके बाद ही मैं तुझे बताऊंगी। सोनम की चाची उन भेड़ बकरियों को गिनने लगती है कि तभी उनमें से एक भेड़ कम होता है। जैसे ही सोनम की चाची को यह बात पता लगती है, वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सोनम को पीटने लगती है कि तभी वहाँ पर वह भेड़ आ जाता है और सोनम की चाची रुक जाती है और कहती है, अच्छा ये भेड़ पीछे ही छूट गया था, तभी तो कहूँ एक भेड़ कहाँ छूट गया। अच्छा, मैंने तुझे बिना फालतू में ही धो दिया। चल कोई बात नहीं, तेरी मरम्मत करना मेरा काम है और वैसे भी मरम्मत करने रहने से तेरी हालत सही रहेगी, वरना तो मरीजों की तरह पड़े ना रह जाए। इसीलिए अब जान दे, मुँह हाथ धो और सूखी रोटी लाके खा ले। तो सुबह भी खा के नहीं गई थी, लेकिन चाची आपको बिना देखे मुझे मारना नहीं चाहिए था, आप थोड़ा इंतजार कर लेती। आपको तो पता ही है कि भेड़ बकरियां इधर उधर चली जाती हैं, लेकिन वे आखिर में अपने घर ही आ जाती हैं।
आपको थोड़ा सा भी मुझ पे भरोसा नहीं है। और आपने एक भेड़ कम क्या होगी, आपने मुझे धोना शुरू कर दिया। आप तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगी कि क्या गलत है क्या सही। अगर तुझे और पिटना तो बता दे, मैं ऐसे ही पीट दूंगी। बिना फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कर बोल के। यह कहकर सोनम की चाची एक और चाटा सोनम को धर देती है। फिर सोनम रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। सोनम को बहुत तेज भूख लगी होती है, इसलिए वह उन सूखी रोटियों को भी खा लेती है और अपने दर्द पर मलहम लगाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उसकी चाची सोनम के कमरे में आती है। वह जब सोनम को सोते हुए देखती है तो वह गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे सूरज कब का निकल गया है, लेकिन इन महारानी की तो आँख ही नहीं खुल रही। इन्होंने तो सिर्फ अपना घर समझ रखा है कि बाप का राज है, जब मर्जी तक सोएंगे। चलो। सोनम की चाची सोनम को मार मार कर उसे उठा देती है। सोनम जैसे तैसे उठती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद सोनम अपने भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चराने पहुंच जाती है। आज जंगल में बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, लेकिन सोनम को उस हवा के कारण ठंड लगने लगती है। सोनम एक पेड़ के नीचे ठिठुर कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सोनम ये देखकर जल्दी जल्दी अपने भेड़ बकरियों को लेकर कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगती है कि तभी उसे एक लाल रंग का घर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह फटाफट उस घर में चली जाती है। वह घर अंदर से बहुत सुंदर होता है। सोनम ने इतना सुंदर आज से पहले घर नहीं देखा था। सोनम उस घर में जाते ही उसको थोड़ी राहत मिलने लगती है। उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है। तब सोनम कहती है, अरे इस घर में कितनी गर्माहट है, मेरा बुखार तो धीरे धीरे खत्म होने लगा है, लेकिन इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं तो अगर मैं लेट हो गई तो चाची मुझे आज भी मारेगी। सोनम यह सब बातें कर रही थी कि तभी उस जादुई अनार के घर से आवाज आती है और वह कहता है, सोनम तुम बहुत नेक दिल की लड़की हो, इसलिए ये घर तुम्हें दिख गया, वरना ये किसी को भी यह घर आराम से नहीं दिखता है। ये अदृश्य घर है जिसका दिल बिल्कुल साफ होगा और जो नेक कर्म करता होगा सिर्फ उसे ही यह घर दिख सकता है। अब मुझे पता चल गया है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे इन दुखों को दूर करना चाहता हूँ। आज से तुम इसी घर में रहना, तुम्हें इस घर में सारी सुविधाएं मिलेंगी और तुम आराम से इस घर में रह सकती हो। नहीं जादू अनार के घर, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे पहले इन भेड़ों को अपने घर पहुँचाना होगा, नहीं तो मेरी चाची बहुत गुस्सा हो जाएंगी। यह कहकर सोनम उन भेड़ों को गिनने लगती है कि तभी वह रोने लगती है और कहती है, अरे इनमें से तो 3-4 भेड़ें कम हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर यह बात मेरी चाची को पता लगेगी तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगी। अब मैं क्या करूँ? अरे सोनम, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, तुम्हारे आंसू आज से गायब हो जाएंगी। मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा। तुम्हारी 3-4 भेड़ें गायब है ना, मैं तुम्हें 10-15 भेड़ और दे दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और तभी उस घर में एक जादू होता है और वहाँ पर 5-6 भेड़ें आ जाती हैं, जिसे देखकर सोनम बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हे जादुई घर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ, ये तो मैं आपको बोल ही नहीं सकती। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है, नहीं तो मेरी जल्लाद चाची मुझे कच्चा ही खा जाती। आप सही कह रहे हो, आज से मैं इस घर में ही रहूंगी और आप इन भेड़ों को मेरे चाची के घर भेज दीजिए। आज से मैं इस घर में आराम से रहूंगी। मैंने बहुत दुख काट ली, अब मेरे सुख के दिन आ गए हैं। ये सुनकर वह जादू अनार का घर बहुत खुश हो जाता है
और वह जादुई अनार का घर उन सभी भेड़ों को उसकी चाची के घर भेज देता है। जैसे ही सोनम की चाची उन सभी भेड़ों को देखती है, तब सोनम की चाची कहती है, अरे ये सोनम की बच्ची कहाँ रह गई? सभी भेड़ें अपने घर पहुँच गई हैं। अच्छा चलो, जब तक ये आती है उससे पहले मैं इन भेड़ों को गिन लेती हूँ। उसके बाद वे सभी भेड़ों को गिनने लगती है, लेकिन आज भेड़ें ज्यादा थी। ये देखकर सोनम की चाची बहुत खुश हो जाती है और दूसरी तरफ सोनम खुशी खुशी उस अनार के घर में रहने लगती है। सोनम की चाची को सोनम की कोई परवाह नहीं होती है, वह भी अपने भेड़ों के साथ रहने लगती है। जादुई कुएं का पर्स और लहंगा। एक गांव में सुशीला अपनी बेटी माया के साथ रहती थी। सुशीला के पति की मृत्यु कई साल पहले ही हो चुकी थी। सुशीला अकेले ही कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। सुशीला ने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे। वह हमेशा माया को हर किसी की मदद करना सिखाती और अपनी बेटी को लालच और बुराई से दूर रखती। सुशीला ने अपनी बेटी का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। भले ही सुशीला के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने माया को अच्छे संस्कार दिए और बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करती रही। कई बार सुशीला के घर में पैसे न होने के कारण उनके घर में खाना खाने के लिए भी नहीं होता था, जिसकी वजह से सुशीला और माया को खाली पेट ही सोना पड़ता था। ये सब देखकर सुशीला को भी बहुत बुरा लगता था और वह अपनी किस्मत को भी कोसती थी। ऐसे ही एक दिन सुशीला के घर में राशन नहीं था और उस दिन सुशीला को कोई भी काम नहीं मिला था, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी और परेशान थी। तभी उसकी बेटी माया आती है। वह अपनी माँ को इतनी दुखी और परेशान देखकर कहती है, अरे माँ, आप इतनी दुखी और परेशान क्यों लग रही हो? लगता है कोई बात है, तभी आप इतनी परेशान हो। अरे बेटी, मैं क्या बताऊँ, आज मुझे एक भी काम नहीं मिला और ना ही घर में एक दाना भी राशन है। अब तू ही बता, आज हम क्या खाएंगे? मैं तो ऐसे दिन काटते काटते बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन मैं अब तुझे क्या खिलाऊं? अरे माँ, उसकी चिंता क्यों कर रही हो? हम कुछ भी खा लेंगे। वैसे भी आज पहला दिन थोड़ी ना है। ऐसे तो हमारे साथ कई बार हो चुका है। आज भी हम पानी पीकर सो जाएंगे। इसमें दुखी और परेशान होने वाली कौन सी बड़ी बात है। मानती हूँ कि ये दुख भरे दिन हैं, लेकिन ये भी कभी कट जाएंगे। आपने ही तो हमेशा मुझे सिखाया है कि दुख सुख तो लगे रहते हैं, तो आज आप इतनी दुखी क्यों हो? अरे बेटी, तेरी बात सुनकर तो मेरे पास भी हिम्मत आ गई है। आखिर मेरे संस्कार जो हैं, उसके बाद सुशीला और माया दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुशीला अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देती है और खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी बेटी माया से कहती है, बेटी, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है और आज ही मैं तेरी शादी की बात करके आ रही हूँ। अब तेरी शादी हो जाएगी और तू एक अच्छी जिंदगी जी पाएगी। नहीं तो तुझे इस झोपड़ी में पता नहीं कैसे कैसे दुख काटने पड़ेंगे। अब तू अपने घर जा और अपना घर संभाल। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं है, इसलिए तू जाकर एक नई जिंदगी जी। और उस दिन से सुशीला और माया शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। सुशीला ने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर से लहंगे का ऑर्डर दिया और ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुशीला
वह लहंगा लेने जाती है। अरे दर्जी वाले भैया, मेरी बेटी का लहंगा दे दीजिए, कल उसकी शादी है। अरे माँ जी, कल उसकी शादी है तो मैं क्या करूँ? पहले पूरे पैसे तो दो, तभी तो लहंगा ले जाने दूंगा। नहीं तो तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो तुम मेरा सारा पैसा दे पाओगी। इसलिए पहले तुम पैसे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारा लहंगा दूंगा। भला तुम जैसे गरीब लोगों की पता नहीं कौन कौन सी इच्छा होती है। अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी को लहंगा पहनाना चाहती हो। भले घर में पैसे हो या ना हो, पता नहीं कौन कौन से सपने देखने लगती हो खुली आँखों से। पहले पैसे दो, उसके बाद लहंगा ले जाओ। जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हें तो लहंगा देने वाला नहीं हूँ, भले तुम्हारी बेटी की शादी हो या ना हो। अगर मैं ऐसे ही दान करता रहा तो मैं दर्जी वाले से भिखारी वाला बन जाऊंगा। ये सब सुनकर सुशीला को बहुत दुख होता है और वह चुपचाप वहाँ से आ जाती है। घर आके सुशीला रोने लगती है, लेकिन तभी वह कहती है, अगर मेरी बेटी मुझे रोता हुआ देखेगी तो वह बहुत दुखी हो जाएगी, और अगर उसे ये पता चला कि मैं उसके शादी का लहंगा अभी तक नहीं लाई हूँ तो और भी बेचारी दुखी हो जाएगी। मैं अभी कहीं से जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ, नहीं तो वह दर्जी वाला बिना पैसों के तो मुझे कुछ देने वाला नहीं है। यह कहकर सुशीला पैसों की तलाश में कई जगह जाती है, लेकिन उसे पैसे कोई नहीं देता। वह उदास होकर एक कुएं के किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। अरे अब मैं क्या करूं? मैंने अब तक अपनी बेटी को कोई सुख नहीं दिया है और कल उसकी शादी है। पता नहीं मैं उसे वह लहंगा कैसे दिला पाऊंगी। उसके कितने सारे अरमान हैं। अगर मैं उसको वह लहंगा नहीं दिला पाई तो वह अरमान भी उसका टूट जाएगा। आज से पहले मैंने उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की है और कुछ ही दिनों में वह मेरे घर से भी चली जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी? मुझे उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर देनी चाहिए। ये सब कहकर सुशीला रोने लगती है। तभी वह कुआं चमकने लगता है। यह देखकर सुशीला डर जाती है और अपने कदम पीछे कर लेती है। तभी उस कुएं में से आवाज आती है, अरे सुशीला, तुम डरो मत, मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें जो मांगना है तुम वो मांग लो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही मौके हैं, तुम उनका इस्तेमाल करो और तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम बहुत सालों से इस गरीबी को झेलती आ रही हो, लेकिन अब तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। अब तुम अपनी किस्मत को चमका सकती हो। चलो, तुम्हें जो मांगना है वो तुम मांगो। ये सुनकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हे जादुई कुएं, मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए एक सुंदर सा लहंगा दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मेरी बेटी की शादी है और उसकी इच्छा है कि वह अपनी शादी में लहंगा पहने, भले ही वह बोले या ना बोले। मुझे उसके दिल की बात अच्छे से मालूम है, इसलिए मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुशीला की बात सुनकर कुआं बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सुशीला, आज से पहले मैंने तुम जैसे लोग नहीं देखे हैं। मैंने कईयों को 3 मौके दिए, लेकिन उन्हें ये तीनों मौके भी कम पड़ गए। परंतु तुमने तो सिर्फ एक ही चीज मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें वो चीज जरूर दूंगा और उसके साथ तुम्हें कुछ और भी। उस जादुई कुएं के ये कहते ही कुएं में से एक सुंदर सा चमत्कारी लहंगा निकलता है और उसके बाद उस कुएं में से एक और सुंदर चमकता हुआ पर्स, जिसे देखकर सुशीला तो बहुत खुश हो जाती है। तब वह जादुई कुआं कहता है, सुशीला, ये लो, तुम अपनी बेटी को ये लहंगा पहनाना, जिसे पहनकर वह परियों और राजकुमारियों के समान लगेगी। और ये पर्स जो तुम्हारी बेटी के लिए है, तुम्हारी बेटी इसके अंदर कुछ भी डालेगी,
वह दुगुना तिगुना पता नहीं कितना हो जाएगा और तुम इससे बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हो। यह लहंगा भी कोई आम लहंगा नहीं है। तुम्हारी बेटी इसे पहनकर कुछ भी मांग सकती है और अपनी सुख भरी जिंदगी जी सकती है। सुशीला यह सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों चीजों को लेकर उस जादुई कुएं का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चल पड़ती है और घर आकर सारी बातें अपने बेटी को बता देती है। माया भी वह लहंगा देखकर बहुत खुश थी और वह अपनी माँ सुशीला से कहती है, माँ ऐसा लहंगा तो कई गाँवों की दुल्हनों ने भी नहीं पहना होगा। जैसा लहंगा मैं अपनी शादी में पहनने वाली हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। आज से पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई है। और हाँ, ये पर्स भी कितना सुंदर है। और उसके बाद माया उस लहंगे और उस पर्स की मदद से अपनी शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से करती है। माया अपनी शादी वाले दिन वह लहंगा पहनती है जिसे देखकर बहुत सारे लोग उसकी लहंगे की तारीफ करते हैं और उसके पर्स की भी, जिसे देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। अब सुशीला के घर में भी कमी नहीं थी। अब सुशीला के पास एक बहुत सुंदर घर, कपड़ा, मकान और बहुत सारी चीजें भी थी। अब सुशीला भी खुशी खुशी रहने लगी। जादुई फूलों का जादू। एक बार की बात है, एक गांव में सुनीता अपनी बेटी सलोनी के साथ रहती थी। सुनीता अकेले ही अपनी बेटी और अपना खर्चा चलाती थी क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से सुनीता को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सुनीता को बड़ी मुश्किलों के बाद एक छोटी सी नौकरी मिली थी। उसे एक माली के यहाँ पर उसके फूलों की देखभाल करनी पड़ती थी। सुनीता उसी से अपना घर चला पाती थी। उसकी एक ही बेटी थी, लेकिन सुनीता उसकी भी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती थी, जिससे सुनीता बहुत दुखी और परेशान भी रहा करती थी। सुनीता सुबह सवेरे जल्दी उठती और अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करके उसे स्कूल भेज दिया करती थी और खुद बगीचों की देखभाल करने के लिए सुबह से शाम तक लगी रहा करती थी। सुनीता फूलों से बहुत प्रेम करने लगी थी। वह फूलों की हमेशा अच्छे से देखभाल करती और टाइम टाइम से उसमें पानी डाल दिया करती थी। सुनीता के हाथों में मानो जादू था, क्योंकि वह जिस भी फूल की देखभाल करती और वह फूल बहुत ही सुगंधित और हरे भरे हो जाते। उन बगीचों के फूलों में ऐसी ताजगी होती जो हर किसी के फूल में नहीं पाई जाती थी। सुनीता उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती, जिस वजह से उस बगीचे के फूल और भी सुगंधित और भी हरे भरे हो चुके थे। यह सब उस बगीचे का माली देखकर बहुत खुश हो जाया करता था, लेकिन वह सुनीता की तनख्वाह नहीं बढ़ाता था। ऐसे ही सुनीता के दिन बीत रहे थे। अब सुनीता की बेटी सलोनी बड़ी हो चुकी थी और एक दिन सलोनी अपनी माँ सुनीता से कहती है, माँ हमारे पड़ोसन में आज शादी है। देखो कितने धूमधाम से शादी हो रही है। काश ऐसी शादी मेरी भी हो पाती, लेकिन आपके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। आप मेरी शादी कैसे धूमधाम से कर पाओगी? सलोनी की बात सुनकर सुनीता बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, बेटी तू ऐसे क्यों कह रही है? आखिर मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरी इच्छाएं पूरी नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? देख लेना, मैं तेरी शादी इससे भी ज्यादा धूमधाम से करूँगी और जो इसने लहंगा पहना है ना, उससे अच्छा लहंगा बनवाऊंगी मैं तेरे लिए। आखिर एक लौती बेटी है तू मेरी। मैं तुझ पे खर्चा नहीं करूँगी तो किस पे करूँगी? मुझे पता है कि हमारे घर की हालात सही नहीं है,
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूँगी। और हाँ, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही होनहार लड़का ढूंढ लिया है और आज ही मैं उनसे रिश्ते की बात करके शादी की तारीख फिक्स करवा लेती हूँ और हम शादी की तैयारियों में लग जाएंगे। अच्छा माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनीता ये कहकर लड़के वालों के घर जाती है और उनसे शादी की तारीख पक्की कर लेती है। वह वहाँ से आते हुए माली के बगीचे में जाती है और फूलों की अच्छे से देखभाल करने लगती है। अब सुनीता की यह हमेशा की आदत बन चुकी थी। वह हमेशा बैठ कर के फूलों से सभी बातें बतियाती और अपने सारे दुख सुख उनसे बांटती। ऐसे ही वह उन फूलों को पानी देते हुए उन फूलों से बात कर रही होती है। अरे तुम लोगों को पता है, आज मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करनी है। आज मुझसे उसने बोला भी था कि हम उसकी शादी धूमधाम से नहीं कर सकते हैं। यह बात मुझे बहुत बुरी लगी, इसलिए मैं उसकी शादी ऐसे करूँगी कि वो तो देखेगी और बाकी पूरे गांव वाले भी देखते रह जाएंगे। लेकिन अब मैं ये काम कैसे करूं? आज ही मैं मालिक को थोड़ी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहती हूँ और थोड़ी मदद भी मांग लेती हूँ। बाद में मैं इसमें काम तो करूँगी ही। सुनीता ये सब सोचकर अपना काम कर रही थी और धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी मालिक आता है और वह कहता है, अरे सुनीता, तूने मेरे बगीचों का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। तू तो बहुत अच्छी माली निकली। तो मुझसे अच्छी भी माली है। इन फूलों को बेच बेच कर मेरी बहुत अच्छी कमाई होने लगी है। अच्छा मालिक, आपकी बहुत अच्छी कमाई हो रही है, यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। हाँ बोल, मैं तेरी मदद करूँगा। जल्दी बोल, मेरे पास इतना समय नहीं है। मालिक, मैं चाहती हूँ कि मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दो और मेरी बेटी की शादी है, इसलिए कुछ पैसे उधार दे दो। हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। मुझे अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करनी है। यह सुनकर माली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अच्छा गरीब औरत, आज तूने अपने रंग दिखा ही दिए। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूँ। तूने अपनी औकात दिखा दी। आखिर तू कौन सा इतना अच्छा काम करती है? ये फूल ही तो हैं, इन्हें पानी तो टाइम से कोई भी दे देगा। इतने के लिए तो कितने सारे पैसे लेगी। क्या तेरे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? इतने छोटे से काम के लिए थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो। कितनी जल्दी तूने बोल दिया। मैं तुझे एक भी तनख्वाह फालतू नहीं देने वाला हूँ। तेरी बेटी की शादी जैसे तैसे हो, हमें उससे क्या मतलब। बड़ी आई एक तो गरीब है, ऊपर से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहती है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूँ। निकल जा तू यहाँ से। अब मैं तुझे 1 चवन्नी भी नहीं दूंगा और अपनी नौकरी पर भी नहीं रखूंगा। मालिक की बात सुनकर सुनीता रोने लगती है और कहती है, मालिक मुझे माफ कर दो। अब मैं आपको एक बार भी तनख्वाह और पैसे मांगने की कोशिश नहीं करूँगी। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी? अब हम जैसे गरीबों की मजबूरी को समझिए। नहीं, मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। अब तू यहाँ से निकल और कल से काम पर भी मत आना। मैं दूसरी माली रख लूँगी। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सुनीता को ऐसे रोता हुआ देखकर उन सभी फूलों में से एक फूल कहता है, सुनीता तुम इतनी दुखी मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरकार तुमने हमारी इतने सालों से इतनी अच्छी सेवा करी है और हमारी खूबसूरती को आज तक बेकरार रखा है, इसलिए हम सब मिलके तुम्हें कुछ देना चाहते हैं।
हम तुम्हारी इस सेवा को व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम तुम्हें ऐसी चीज देंगे कि तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से कर पाओगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। यह सब कहकर वह सभी फूल अपने जादू से एक बहुत सुंदर लहंगा बनाते हैं, जो कि एक जादुई फूलों का लहंगा बन जाता है, जिसे देखकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ऐसे फूलों का लहंगा तो मैंने आज से पहले किसी की शादी में किसी को पहनते हुए नहीं देखा है। अगर ऐसा लहंगा मेरी बेटी पहनेगी तो लोग देखते ही रह जाएंगे। मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे भूलूं? सुनीता, ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि जो तुमने हमारे साथ किया वह तुम्हारा फल है। हम तुम्हें ऐसे दुखी होता नहीं देख सकते हैं। आखिर तुमने हमारे लिए कितनी सारी मेहनत करी है, कड़ी धूप में भी हमारी कितनी सेवा करी है। इसलिए तुम इसे अपना उपहार समझो और इसे अपने साथ ले जाओ। इसकी मदद से तुम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर पाओगी और इस लहंगे के जादू से तुम बहुत सारे पैसे भी मांग सकती हो, जिससे तुम अपने बेटी की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दोगी। यह सुनकर सुनीता वहाँ से खुशी खुशी उस लहंगे को लेकर चली जाती है और वह लहंगा अपनी बेटी को दिखाती है, जिसे देखकर सलोनी बहुत खुश हो जाती है। सुनीता उस जादुई फूल वाले लहंगे से बहुत सारे पैसे मांगकर अपनी बेटी की शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से करती है और शादी वाले दिन सलोनी उस लहंगे को पहनकर किसी राजकुमारी या परी की तरह ही लग रही थी। सलोनी को पूरे गांव वाले देखकर हैरान हो जाते हैं और सलोनी की खुशी देखकर उसकी माँ सुनीता बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करती है।